तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरी यूट्यूब चैनल एन के स्मार्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और स्टडी भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। बट जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, वो कोई भी हो, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आती है। जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में, क्यों? सिलेबस काफ़ी हो जाता है फिजिक्स का सिलेबस बहुत हो जाता है और उसके बाद वह उन पर टाइम नहीं रहता। 2 से 3 महीने का टाइम ओनली रहता है। उसमें उनकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होती 1 महीने तक। फिर उसके बाद वो पढ़ नहीं पाते, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है, सिलेबस कवर नहीं हो पाता है और एग्जाम बर्बाद हो जाते हैं उनकी। और क्या होता है, उनकी फिर बैक लग जाती है। तो मैं इस प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आपको मैं थर्मल फिजिक्स की यूनिट 1 जीरो लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ लेकर आ चुका हूँ, जिसमें 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी यूनिवर्सिटियों में बार बार रिपीट होते हैं। और इस बात की, और आपको ये पता भी है, जो बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि बहुत ही में यही सब क्वेश्चन आएंगे, और आपने पेपर मिला के मैंने प्रूफ भी दिया था जिन्हें शक हो रहा था। और यदि आप भी पहली बार आए हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरा यूट्यूब आप चैनल पर मेरा नंबर भी आप बता सकते हैं, मैं उसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। जो मैंने क्वेश्चन बताए थे टोटल वही क्वेश्चन उस पेपर में आए हुए हैं। तो ऐसी में बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स थर्मल फिजिक्स यूनिट 1 जीरो लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की पीडीएफ लेके आया हूँ। इसमें हम आपके पीडीएफ बताएंगे, क्वेश्चन पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को समझेंगे। यदि आप उसका फुल सोल्यूशन पीडीएफ सहित एक्सप्लेनेशन के साथ चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको 2 दिन के अंदर ही इस वीडियो का फुल पीडीएफ का फुल सोल्यूशन आपको लेकर आऊँगा। तो चलिए अब हम पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए, और हाँ फ्रेंड्स, पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए तो पीडीएफ की ओर। तो फ्रेंड देखिए, हमारी ये पीडीएफ ओपन हो चुकी है। इस पीडीएफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपकी देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स ऑन द बेसिस और जीरोथ लॉ डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। यानी हमें क्या करना है, जीरोथ लॉ को, थर्मोडाइनमिक्स का जो जीरोथ लॉ उसे बताना है क्या है, उसके बाद बताना है, और इस जीरोथ लॉ के आधार पर टेम्परेचर की डेफिनेशन वगैरह देनी है। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप पीडीएफ वगैरह सोल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बनाएं, इसका फुल पीडीएफ का सोल्यूशन आपको विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो देखो, जीरो तो लो पहला हमारा क्या है, तो उसके लिए समझने के लिए हमें एक नया पेज लेना पड़ेगा। एक नया पेज लेंगे तो जीरो तो लो क्या है। जीरो तो लो कहता है कि यदि, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने की आपकी पूरी कोशिश करूंगा मैं, कि यदि 3 सिस्टम है, 3 कोई निकाय है, ठीक है, यदि वो एक साथ है, मान लो इस तरीके से ए बी सी, ये 3 निकाय हैं, ये वो निकाय हैं। तो मान लीजिए ए जो निकाय है ये सी के साथ साम्य अवस्था में है। कैसे है? साम्य अवस्था में है। और बीवी के साथ, सी के साथ साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है? द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया, वाष्प से वाष्प से द्रव बनने की प्रक्रिया, यानी सब एक चीज समान होती है, गति वगैरह कुछ भी सब समान होता है। यानी ए सी के समान हो जाएगा, बी सी के समान है। कहने का मतलब ये है, जब 3 निकाय में 3 निकाय हैं, 2 निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य अवस्था में है, तो वह तीसरा भी निकाय जो है, यानी तीसरा निकाय, जैसे कि ये सी, ये तीसरा निकाय हो गया, वह तीसरा निकाय भी बाकी सबके साथ साम्य अवस्था में होगा। जैसे सी जो है ए के साथ है, तो ए बी के साथ भी साम्य अवस्था में होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ए है, ए निकाय जो है वो सी के साथ साम्य अवस्था में है, और बी किसके साथ साम्य अवस्था में, यानी ए बी किसके समान है, ए और बी किसके साथ साम्य अवस्था में है, सी के। तो भाई, तो फिर ये बताओ, जब ए बी दोनों समान के साथ साम्य अवस्था में हैं, तो ये आपस में भी तो साम्य अवस्था में होंगे। तो यही इसका नियम मेथड है। तो हम बोल दें तो एक नियम है, इसे इंग्लिश में हम पढ़ना चाहें तो बोल सकते हैं, इफ two systems are in a thermal equilibrium with a third system, then they must be in thermal equilibrium with each other. This system is called the zeroth law of thermodynamics. ये आपका फर्स्ट लॉ, थोड़ा सा जीरो लॉ है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है।
आप इसे समझ सकते हैं दोबारा से। और जब आप अगर बताएंगे पीडीएफ के लिए बोलेंगे, जब मैं पीडीएफ की प्रोवाइडेड कराऊंगा आपको, तो उसके बारे में फुल आपको डिटेल्स के साथ इसमें बताया जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है state the first law of thermodynamics and explain its physical significance, also give it its application। यानी फर्स्ट लॉ क्या है, उसके भौतिकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके प्रयोग क्या, अनुप्रयोग वगैरह क्या है, ठीक है। तो चलते हैं। तो पहला लॉ क्या है, पहला लॉ क्या है, पहला लॉ बहुत सिंपल सा है कि भाई हमने कोई इंजन है, कोई सिस्टम है। इसके लिए भी नए पेज में चलेंगे, एक नए पेज में ले लेते हैं। इसके लिए क्या है, सीधी बात है, फर्स्ट लॉ ये है कि हमारा यदि कोई हमने किसी सिस्टम को हीट दी, कितनी हीट दी, क्यू हीट दी। अब मान लो किसी सिस्टम को, निकाय को देंगे हम हीट दी है, तो वह किसी ना तो किस तरीके से खर्च करेगा उस हीट को। अब वो किस तरीके से खर्च करता है, उसमें किस प्रकार से ये हीट जो हमारी दी गई है वह हीट खर्च हो रही है, तो यही हमारा फर्स्ट लॉ उसके बारे में बताता है। अब क्या बताता है, तो ये कहता है कि भाई जो हीट तुमने दी है, ये जो तुमने हीट इस सिस्टम को दी है, वो दो तरीके से खर्च होती है। एक तो किसमें, हाँ अब देखिए, जो हीट आपने दी है वो एक तो उसकी आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में क्या करने में, इंक्रीज वृद्धि करने में। और दूसरा क्या है, कार्य करने में, वर्क डन करने में। जो हमने हीट दी है वो हीट दो प्रकार से खर्च होती है, एक तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, और उसमें कार्य वर्क डन करने में। ये हमारा सेकेंड लॉ कहता है। इसमें हम थ्योरी देख लें इंग्लिश में। व्हेन ए certain अमाउंट ऑफ heat Q is supplied to a system, the amount of heat is equal to sum of the increase in the internal energy of the system and the external done by the system। ये आपका फॉर्मूला इस तरीके से ये रिप्रेजेंट की जाती है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले इसमें एक ये बात और भी है, देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि हमसे वही इसमें सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन क्या है। तो सिग्निफिकेंस वही है आपकी कि जो ये फर्स्ट लॉ है हमें हीट और वर्क के बीच रिलेशन को बताता है, और अगले ये बताता है कि हीट को हम एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। दूसरा है थर्मोडाइनमिक सिस्टम में, कोई सी भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम में एनर्जी जो होती है कंजर्व रहती है, यानी सुरक्षित रहती है। एनर्जी क्या रहती है, हमें सुरक्षित रहती है। और तीसरा ये एक ये और बात भी है कि एवरी सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी साम्य अवस्था में क्या होता है, साम्य अवस्था में जो सिस्टम वगैरह होता है हमारा, वह इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। यानी इस तरह की सिग्निफिकेंस है, दो चार बातें आप पढ़ लीजिए जा, और एप्लीकेशन अनुप्रयोग वगैरह हैं, ठीक है। बाकी आप चाहते हैं तो मुझे बता ही दीजिएगा ना, है ना, तब पीडीएफ वगैरह सोल्यूशन के बाद वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगला आता है कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम क्या है, इसे समझने के लिए इसे मैं आपके लिए इसका फ़ोटो यहाँ से सर्च करके निकाल के आपको चित्र से, फोटो से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक मिनट बस। हमारे का टॉपिक है कार्नोट थ्योरम, कार्नोट थ्योरम। और यहाँ से हम क्या देखें, इसका चित्र से हम अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। यहाँ से आपको अच्छा चित्र मिल जाएगा। बुक में कुछ प्रॉब्लम होती है समझने में, यहाँ से बढ़िया सा फोटो आपको मैं दिखा के समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको चित्र दिख चुका है वैसे भी आसानी से। देखिए ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, तो ये हमारा यहाँ पे सोर्स है। क्या चीज़ है, ये हमारा सोर्स है। क्या चीज़ है, सोर्स, ठीक। ये सोर्स है, T1 क्या सोर्स है, H2, ये H2 क्या हीट इंजन है,
ये आपका हीट इंजन है। ये वाला आपका कौन सा इंजन है? ये आपका कार्नोट इंजन है। कौन सा इंजन है? कार्नोट इंजन। ये T2 क्या है? T2 यहाँ पे सिंक है। T2 क्या है? सिंक। समझने की आप चित्र को उसी कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज हो जाए किस टाइप की क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं। देखिए ये आपका सोर्स है, ये आपकी सिंक है, ये कार्नोट इंजन है और ये आपका हीट इंजन है। अब इसकी थ्योरी क्या है? इसकी थ्योरी है कोई भी इंजन यानी ये वाला हमारा जो इंजन है रिवर्सेबल, ठीक है। तो ये वाला इंजन जो है हीट इंजन हीट इंजन इस वाले इंजन से ज़्यादा इफिशियंस नहीं हो सकता। कहने का मतलब है यानी इसकी दक्षता अच्छी नहीं हो सकती ये इस वाले इंजन से। जब ये रिवर्सेबल कंडीशन में है तब ये हीट इंजन इस वाले इंजन से ज़्यादा अच्छे दक्षता का नहीं हो सकता, यानी अधिक इफिशियंसी वाला नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं कर सकता। एक तो ये। दूसरी बात कार्नोट थ्योरम ये बताती है, दूसरी बात कि जब ये ऑल सभी रिवर्सेबल इंजन जो होते हैं वे उनकी इफ़िशियंसी जो काम करती है वो कब काम करती है? जब दो टेम्परेचर सेम होते हैं। यानी ये आपकी कार्नोट थ्योरम काफ़ी बढ़िया चीज़ है इंजन वगैरह को समझने के लिए। अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि जब आपकी चित्र आप बना सकते हैं। ये सिंक है, ये वाला T2 आपका सिंक है, T1 आपका वर्किंग सब्सटेंस है से यानी सोर्स है। T1 क्या आपका सोर्स है। S2 क्या कार्नोट इंजन है। एच ये वाला क्या है? S2 क्या है? H2 क्या है आपका? H2 है आपका हीट इंजन। H1 क्या है? कार्नोट इंजन। T1 क्या है? सोर्स। T2 क्या है? सिंक। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड आप रुको, इसे मैं हटा देता हूँ। इसमें है कार्नोट हीट इंजन एंड कार्नोट साइकिल। तो देखिए यहाँ से आपको चित्र निकाल लेते हैं जिससे आसानी हो। कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट यहाँ पे हमें लिख रहा है कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन या कार्नोट हीट इंजन, एक ही बात है। मिल गई वाला। अब देखिए ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें एक हम पिस्टन ले लेते हैं। सबसे पहले एक पिस्टन ली जाती है। पिस्टन ये जो अरेंजमेंट ऊपर वाला आप देख रहे हो ये वाला, ये अरेंजमेंट क्या है इसे समझने देखिए। सबसे पहले एक पिस्टन ले लेती, पिस्टन ली है, उसमें क्या है ये अरेंजमेंट है कुछ क्यूब टाइप का। इसके अंदर क्या गैस भरी जाती है, इसके अंदर क्या हो रही है गैस भरी जाती है। और गैस भरने के बाद इसमें ऊपर से पिस्टन से क्या जाता है, इसमें पिस्टन से ऊपर से प्रेशर डाला जाता है। क्या डाला जाता है? प्रेशर यानी दाब डाला जाता है। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं ये क्या स्टैंड है, इसे बोलते हैं इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटिंग लिख रहा है ना, इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। एक ये होता है पार्ट होता है इसका सिंक। सिंक को बोलते हैं कोल्ड बॉडी यानी ठंडा, ठंडा शीतल, ठंड ठंडी बॉडी। उसके बाद ये सोर्स, इसे बोलते हैं हीट बॉडी। हीट बॉडी यानी सोर्स। हीट बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि गरम गरम बॉडी है ये, इससे हमें क्या मिलता है? हीट मिलती है। अब इससे हीट मिलती है किसे? वर्किंग सब्सटेंस को। तो ये वर्किंग सब्सटेंस के लिए क्या हो गया? तो ये वर्किंग सब्सटेंस के लिए क्या हो गया? सोर्स हो गया। वर्किंग सब्सटेंस के लिए क्या हो गया? सोर्स हो गया, क्योंकि इसे क्या मिलती है वर्किंग सब्सटेंस को? सो इससे हीट बॉडी से हीट हीट बॉडी से हीट मिलती है, तो इसलिए ये इसके लिए सोर्स हो गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि जब इस तरह की हम ये स्टैंड होता है ना वर्किंग सब स्टैंड को, सबसे पहले क्या होता है इसे पहले हम समझ लेते हैं कार्नोट हीट इंजन को। तो सबसे पहले एक ये बात है कि कार्नोट जो आपका हीट इंजन है, एक थे हीट इंजन है क्या पहले तो समझ लो। हीट इंजन एक ऐसा अरेंजमेंट है, ऐसी व्यवस्था है जो हीट को मैकेनिकल वर्क में यानी कार्य में रूपांतरित करता है, बदल देता है। एक सादी कार्नोट, कौन? सादी कार्नोट
ने सन 1824 कितनी में 1824 1824 में एक क्या करा उन्होंने, एक इंजन का निर्माण किया जो काफ़ी यूज़फुल रहा हमारे जीवन में। वो कौन सा, कार्नोट हीट इंजन। उन्होंने क्या करा, इस तरीके से एक वर्किंग सबस्टेंस बनाया, ठीक है, उसे स्टैंड के ऊपर रखा, सोर्स यानी हीट दी, उसे हीट दी, हीट को किस प्रकार से ये इंजन काम कर रहा है, ये वगैरह वगैरह उसके बारे में इन्होंने डिटेल से बताया। तो सबसे पहले ये बात है, इसकी थ्योरी ये है हीट इंजन की, कार्नोट हीट इंजन की फ्रेंड्स, कि जब वर्क सब्सटेंस को स्टैंड के ऊपर रख देते हैं, ये भी एक तो सोर्स से क्या लेता है, एनर्जी लेता है, क्या लेता है, हीट लेता है। ये हीट जो लेता है कोई भी इंजन हमारा, पहली बात तो ये 100% इफिशियंसी नहीं होती, 100% दक्षता वाला हमारा इंजन नहीं होता है। क्या नहीं होता, 100% दक्षता वाला नहीं होता है। यानी ये हीट लेता है, उससे क्या करता है, कुछ तो वर्क, हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ तक क्या था, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यहाँ क्या था, फर्स्ट लॉ था। यानी जब किसी इंजन को हम उसमें देते हैं, हीट देते हैं, तो वो उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने, इंटरनल एनर्जी वृद्धि करने में, इंक्रीज करने में, एंड वर्क डन करने में पीक होता है। ऐसे ही यहाँ होता है, कोई भी इंजन को जब हम हीट देते हैं, तो क्या होता है, तो वह कुछ तो वर्क डन कर देता है और कुछ क्या करता है, उसे वेस्ट कर देता है, उसकी हीट यानी कुछ कार्य कर दिया, कुछ ऊष्मा में या किसी ध्वनि के रूप में उसे बदल दिया। तो ये क्या करता है, सोर्स से हीट ली, यानी इस वाले सोर्स से हीट ली, उसे कुछ कार्य कर दिया, और जो बचा हुआ रिजेक्टेड चीज़ होती है उसमें वगैरह, वो किस में चली जाती है, सिंक में, सिंक में। और ये इसमें यह माना जाता है कि सोर्स जो है, इस सोर्स से लगातार हीट मिलती रहती, कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट माना जाता है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी इसका टेम्परेचर नहीं बदलता। इसके अंदर कंडीशन आ जाती है काफ़ी। फिर उसके बाद आता है इसके अंदर ही कार्नोट साइकिल, यानी इसका प्रोसेस है, इसका प्रोसेस समझेंगे, इसका प्रोसेस समझते हैं। उसके बाद पूछ रहा हमसे कार्नोट साइकिल क्या होती है। ये कार्नोट साइकिल में क्या होता है कि जब हम गैस क्या करते हैं, कार्नोट साइकिल एक, इसमें प्रोसेस होते हैं कुछ, यानी जो हमने वर्किंग सब्सटेंस दिखाया था उसके किस प्रकार से कार्य करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमारे इंजन वगैरह, तो फर्स्ट कंडीशन बताइए शुरुआत में, तो उनका वॉल्यूम कितना था, P1, वो सॉरी प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 था, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है, हमने क्या करा, गैस को आइसोथर्मल कंडीशन में से गुजारा। आइसोथर्मल का मतलब आप जानते हैं, ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट रहता है। जब वह सेकंड कंडीशन पहुंचते हैं तो क्या हो जाता है, P2 B2, प्रेशर B2 हो जाता, P2 हो जाता, वॉल्यूम B2 हो जाता, और यहाँ पे आके आपका टेम्परेचर कितना हो जाता है, T2, टेम्परेचर कितना हो जाए, T2। फिर हम क्या करते हैं, उसे एडियाबैटिक प्रोसेस से गुजारते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है सिस्टम में ना तो हीट बाहर से आएगी, ना अंदर से हीट सिस्टम की बाहर जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसका मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपेंशन, यानी इनका फैलाव करते हैं। अब उसके बाद दोबारा अब आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जब हम आ जाते हैं, कंडीशन पे आ जाते हैं, तीसरी कंडीशन पे जब हम आ जाते हैं, तो जो हमारा प्रेशर होता है P3 हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, V3 हो जाता है। जब इसे हम आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन
के साथ गुजारते हैं, यानी कंप्रेस करते हैं, यानी संपीड़ित करते हैं, तो क्या होता है, ये चौथे वाली कंडीशन पे आकर इसका जो प्रेशर हो जाता है वह क्या हो जाता है P4, वॉल्यूम कितना है V4। उसके बाद हम दोबारा इसे एडियाबैटिक प्रोसेस में गुजारते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन में, यानी एडियाबैटिक को हिंदी में बोलते हैं रुद्रोस। रुद्रोस संपीड़ित करते हैं, यानी एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, एडियाबैटिक मतलब होता है जब यहाँ पर हीट ना तो बाहर से आए ना अंदर से बाहर जाए, यानी फ्लो ही ना हो। ऐसे पर उसमें करने के बाद ये क्या हो जाता है, वापस अपनी इनिशियल स्टेट में, यानी जो इसकी पहले स्टेट थी प्रेशर P1 यानी प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 में ये वापस लौट कर आ जाता है। फिर उसमें क्या पूछता है, देखिए है ना, इतना होने के बाद अब ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन क्या प्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, किसे रिप्रेजेंट करती है, प्रेशर को। और नीचे वाली जो ये लाइन है ये किसे कर रही है, ये कर रही है हमारी वॉल्यूम को, किसे कर रही है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद अब देखिए इसमें हमसे वर्क डन निकलवाता है, आगे क्वेश्चन मिलेगा, मैं यहीं बता देता हूँ। नंबर 1 पर, यानी जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन था भाई कि आइसोथर्मल में हम इसे गुजार रहे थे, तो यानी वर्क डन क्या होता है, तो सबसे पहले आइसोथर्मल क्या करते हैं, आइसोथर्मल सिलेंडर को, यानी जो हमारा सिलेंडर था कार्नोट इंजन, देखिए एक मिनट मैं चित्र निकाल देता हूँ। चित्र हमारा जब तक निकल रहा है, कार्नोट हीट इंजन जो था हमारा, कहाँ गया ये चित्र, भी थोड़ी मुश्किल से निकलते हैं, चलो मैं इसे बता देता हूँ, ये रहा शायद, इसी से मैं समझाती है ना, एक ही चीज़ है, देखो यहाँ दोनों चीज़ मिल गई, बढ़िया। आइसोथर्मल प्रोसेस में देखो, आइसोथर्मल ने बताया कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा वो था पिस्टन सिलेंडर था, उसे हम उठा के सबसे पहले किस पे रख देते हैं, सोर्स पे रख देते हैं, किस पे रखते हैं, सोर्स पे रख देते हैं, और कि प्रेशर को धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन के यहाँ प्रेशर क्या ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ठीक है। इतना करने के बाद हम वर्क निकालते हैं, वर्क हम जानते हैं W बराबर PD होता है इसका, B1 से B2 तक लिमिट वगैरह लेते हैं, फाइनल यानी सॉल्व करके Q1 आ जाता है RT1 log B2 अपॉन B1, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड में निकाल देते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, सिलेंडर को हम सोर्स से हटा कर किस पे रखते हैं, स्टैंड पे रख देते हैं, है ना। फिर तीसरे वाले में क्या होता है, तीसरा वाला जो ये तीसरे वाले में भी क्या करते हैं, देखो जैसे ये वाला, हाँ ये तीसरा वाला आइसोथर्मल कंप्रेशन। क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। इसमें हम रिमूव करते हैं सिलेंडर को किस पे से, वापस स्टैंड पे से, और फिर हम सिंक पर रख देते हैं। सिंक पर रखने के बाद है ना, सिंक का टेम्परेचर T2 होता है। फिर उसके बाद हम इसी में बर्गडन वगैरह निकालते हैं। फिर एडियाबैटिक में वापस हम क्या करते हैं, अगेन इसे हम कहाँ रख देते हैं, इंसुलेटेड स्टैंड में रखते हैं। इस प्रकार हम वर्क डन कैलकुलेट वगैरह कर लेते हैं, टोटल वर्क हम फाइंड कर लेते हैं। इतना थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में जानते चलेंगे, इसमें इतना ही मैं बताने की कोशिश करिए, बाकी आप देख लीजिए, इन्हें पढ़िएगा क्वेश्चन को अपने हिसाब से, जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से कहीं से भी आप क्वेश्चन पढ़िए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ इसमें इफिशियंसी निकालने को होती है, वो तो कैलकुलेशन वो बाद में बताऊँगा, यहाँ तो नॉर्मल ऐसे समझ लीजिए। सेकंड लॉ क्या आता है, इसे हम काट देते हैं, ये सब बंद कर देते हैं, ठीक। सेकंड लॉ, state and explain second law of thermodynamics, give Kelvin, Planck and Clausius statement of the law and show their इक्विवेलेंस। देखो सेकंड लॉ में जो है क्या था, दो तीन जनों ने, केल्विन हो गया, प्लांक हो गया, क्लाउसियस, ये क्या नाम है, हाँ जो भी है, इन्होंने स्टेटमेंट दिए, सबके स्टेटमेंट मिलाकर स्टेटमेंट यह बना सेकंड लॉ का
लिखने आपको तीनों के ही हैं, फिर उनका मिक्स जो है केल्विन प्लैंक का वो लिखना है। तो इसका ये था कि भाई ऐसा कोई भी हीट इंजन पॉसिबल नहीं है, यानी नो इंजन पॉसिबल, यानी कोई भी इंजन ऐसा अरेंज नहीं हुआ है जो बिना सोर्स के, बिना एक्सटर्नल सोर्स के हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक फ्लो कर सके, या ऐसा कोई इंजन नहीं है जो जो हीट को, टोटल हीट को, यानी जितनी हीट उसने ली है उसे वर्क डन में कन्वर्ट कर दे बिना एनर्जी वेस्ट किए, यानी 100% जितनी हीट ली है उतना उसे वर्क में चेंज कर दे। ऐसा कोई भी इंजन अरेंजमेंट, ऐसा इंजन कोई भी अरेंज अभी तक नहीं हुआ है, यानी कोई भी ऐसा इंजन डिजाइन नहीं हुआ है। ये सेकंड लॉ हमें बताता है। उसके बताता है रिवर्सेबल एंड इनरिवर्सेबल प्रोसेस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस बताइए। ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, आइसो आइसो ये क्या है, आइसोबोरिक, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आइसोबोरिक प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, ओपन सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम क्या है ना, क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में समझ लेते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। हाँ, तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसा कोई सिस्टम जिसके प्रत्येक कण का टेम्परेचर जो हो, है ना, प्रत्येक कण का टेम्परेचर जो हो सिस्टम के बराबर होना चाहिए, सराउंडिंग्स के बराबर, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, यानी जो कोई हमारा सिस्टम है, ठीक है, उसके जितने पार्टिकल हैं उन सब का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग्स के बराबर होना चाहिए। जब सराउंडिंग्स के बराबर होता है तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं कि वह थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी थर्मल वानी होता है तापीय साम्यावस्था में है। इसे बोल सकते हैं फॉर ए सिस्टम टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर एट ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम मस्ट बी द सेम एंड शुड बी आइडेंटिकल विद दैट ऑफ द सराउंडिंग। हाँ देखिए फिर आइसोबेरिक, आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है। आइसोबेरिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा क्या प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यानी ऐसा कोई भी प्रक्रिया जिसमें क्या प्रेशर कांस्टेंट है तो वह आइसोबेरिक प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वह आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या वॉल्यूम कांस्टेंट हो वह एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम, आइसोथर्मल सिस्टम प्रोसेस। कि तो आइसोथर्मल दोबारा लिख गया है। ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम क्या होते हैं, ऐसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें क्या मैटर एनर्जी के साथ क्या हो सके, यानी ऐसा कोई भी सिस्टम जो अपनी एनर्जी वगैरह को अपने आसपास के सराउंडिंग्स का ट्रांसफ़र कर सकें, एक्सचेंज कर सकें, ऐसे सिस्टम को ओपन सिस्टम बोलते हैं। यानी इसे डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम्स विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग्स आर नॉन एज ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या है, जो सिर्फ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें बस। दो सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड क्लोज सिस्टम्स। बढ़ते हैं, अब आगे आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, इनमें बर्गडन ज्ञात किए, कैलकुलेट बर्गडन, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल। और ये तो कैलकुलेशन के ये तो हमें नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग गया। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक बहुत सिंपल सी है। स्पेसिफिक हिंदी में बताना चाहूँगा, इंग्लिश में, दोनों बताना चाहूँगा। यानी कोई भी हमारा सिस्टम है, निकाय है, उसमें हम टेम्परेचर में वृद्धि करना चाहते हैं, यानी 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए जितनी हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह ऊष्मा की मात्रा स्पेसिफिक हीट कहलाती है। यह बोल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की पर यूनिट मास में हीट में 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है बस वह स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, और जय हिंद जय भारत।
मैं यही बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखें और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।